Hello students, this is Richa Agrawal. Today I am come with a new video of class 12th biology. It is a unit 7 genetics and evolution. In this unit we will discuss about the chapter 5 principles of inheritance and variation. It is a second part of this chapter. In the first video we will discuss about the who was Mendel, what are their experiments, what are their contrasting traits. He will be proved that Mendel's law of inheritance, what is trait, what are the contrasting traits, and last is inheritance of वन जीन. ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ लिंक पर जाकर प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन एक्सपेरिमेंट्स की जो ऑब्जर्वेशन थी, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उसके लिए उन्होंने तो 2 जनरल रूल्स दिए थे इनहेरिटेंस को समझने के लिए. ठीक है, तो उन्हें उन रूल्स को आज क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो ये थे उनके मेंडेलियन लॉ ऑफ हेरिडिटी. मेंडेल की हेरिडिटी के लॉ थे ये रूल्स उन्होंने प्रपोज किए थे, जनरल रूल्स प्रपोज किए थे किसके ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर. ठीक है, किसमें, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लेकर. तो उसके लिए उन्होंने 2 रूल्स दिए थे. फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में. लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने आपको बताया था जो अपने आप को शो करते हैं. ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स शो अपने आप को प्रदर्शित करने वाले जो ट्रेट्स होते हैं. इसमें उन्होंने पहली बात बताई थी कैरेक्टर्स जो थे, ठीक है, जो कंट्रोल किए जा रहे थे किसी भी डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा, उन्होंने फैक्टर्स कहा था. फैक्टर्स जो थे वो पेयर्स में प्रेजेंट थे. देखिए, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. यानी कि जो कैरेक्टर्स थे जो किसी भी डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे उसको उन्होंने फैक्टर्स कहा था. और ये फैक्टर्स आज के टाइम पर जीन्स के नाम से जाने जाते हैं. सेकंड था फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स. यानी कि जो जीन्स थे वो पेयर्स में प्रेजेंट थे. पर जब इसको प्रूव किया था उस समय इसको फैक्टर्स का ही नाम दिया गया था, जीन्स नहीं कहा गया था. ठीक है, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर. फैक्टर्स के डिसिमिलर पेयर में एक मेंबर जो होता है वो डोमिनेट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है. ठीक है, देखो, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड अदर इज रिसेसिव. तो उन्होंने जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, जो उन्होंने अपने एक्सप्रेशन को, यानी कि जो वन पेरेंटल कैरेक्टर था, जब उसको उन्होंने उसके एक्सप्रेशन को केवल उन्होंने एक्सप्लेन किया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज़ किया. ठीक है, तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, यानी कि F1 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर्स शो हो रहे थे, एक्सप्रेस हो रहे थे, पेरेंटल कैरेक्टर का केवल एक ही पार्ट एक्सप्रेस हो रहा था, तो उन्होंने उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस में यूज़ किया. ठीक है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2. और F2 में दोनों पेरेंट्स एक्सप्रेस हो रहे थे. तो इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि F2 जनरेशन जो ऑब्टेंड हो रही थी उसमें जो प्रपोर्शन मिल रहा था वो 3:1 का मिल रहा था. यानी कि 3 प्लांट्स टॉल के थे और 1 प्लांट ड्राफ्ट था. मैंने आपको बताया था
इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, जिसमें हमें 3 टॉल प्लांट्स F2 जनरेशन में मिल रहे थे फिनोटाइप में, ठीक है, और एक ड्राफ्ट मिल रहा था। यानी कि जब हमें F1 जनरेशन मिली थी तो उसमें सारे प्लांट्स हमें कैसे मिले थे, टॉल मिले थे, यानी कि उनमें केवल एक पेरेंट का जीन का एक पेरेंट के जीन को डोमिनेंट हो रहा था। वो सेकंड पेरेंट जो था उसका कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने F1 जनरेशन को क्रॉस पॉलिनेट किया, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेट में क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेट किया, तो उसमें उन्हें जो जनरेशन मिली, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन मिली वो कैसी मिली, 3:1 की। 3 प्लांट्स टॉल थे और 1 ड्राफ्ट था इन फिनोटाइप रेशो में। तो उसको उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्लियर किया इस बात से। नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था, ये जो लॉ था ये बेस था किस पर, जो एलील्स थे वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे थे, और जो बोथ कैरेक्टर्स थे वो F2 जनरेशन में रिकवर्ड हो रहे थे, यानी कि F2 जनरेशन में दिख रहे थे लेकिन F1 जनरेशन में दिखाई नहीं दे रहे थे। इट स्टेट दैट व्हेन ए पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर ए कैरेक्टर ब्रॉट टुगेदर इन ए हाइब्रिड दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो लॉ था वो ये बताता था कि जो कैरेक्टर के लिए जो पेयर्स हैं, फैक्टर्स के जो पेयर हैं, जब वो हाइब्रिड वैरायटी में एक साथ ब्रिंग अप होते हैं देन दे सेग्रीगेट, तो वे सेग्रीगेट हो जाते हैं कब, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कम फ्रॉम ए मेल एंड हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कम फ्रॉम अ फीमेल, ठीक है। तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी को उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा था। थ्रू द पेरेंट्स कंटेन 2 alleles during gamete formation. The factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the 2 factors. तो गैमेट जो होता है वो केवल 2 कैरेक्टर्स में से, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें से केवल एक ही फैक्टर, जो एक ही एलील है फैक्टर से, दोनों फैक्टर से एक ही जो एलील है वो गैमेट्स को रिसीव होता है। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो होमोजाइगस होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेम गैमेट्स को यानी कि सेम एलील्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो हेटेरोजाइगस होते हैं वो क्या करते हैं, 2 तरह के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हर एक गैमेट में एक 1 टाइप का एलील प्रेजेंट होगा विद इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो एलील्स डू नॉट ब्लेंड then alleles do not blend and both are characters recovered in F2 and 1 in F generation. जो एलील्स थे वो ब्लेंड नहीं होते हैं और जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो F2 जनरेशन में मिल जाते हैं, जबकि F1 में एक ही एलील मिलता है। फैक्टर्स विच इज़ प्रेजेंट इन पेरेंट्स सेग्रीगेट एंड गैमेट्स रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स में प्रेजेंट हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जो गैमेट्स हैं दोनों में से कोई भी एक ही फैक्टर को रिसीव करता है। होमोजाइगस पेरेंट में एक ही सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस में 2 टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन के साथ हर एक में एक एलील प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में आएगा बेटा, ये आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पार्ट है। अभी देखिए जो मैंने आपको इससे पहले जो मेंडेलियस की जो लॉ थ्योरी पढ़ाई है, ये हमारी पहले जो चल रही है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन के पार्ट। उसके बाद
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के भी सब पार्ट होते हैं। तो उसमें पहला आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकंड आता है को डोमिनेंस। तो पहले हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब मेंडेल ने पाइजम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने दूसरे ट्रेड्स को भी उन पर यूज़ किया था और उसके साथ साथ दूसरे जो प्लांट्स थे उनके ट्रेड्स का भी यूज़ किया था। इट वॉज फाउंड दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब मेंडेल ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने दूसरे प्लांट्स पर भी इन एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ किया था। इट वॉज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 हैड ए फिनोटाइप। ऐसा कभी कभी देखने में भी आया था कि जो F1 जनरेशन है उसमें कभी कभी ऐसा फिनोटाइप आ जाता है दैट डिड नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का भी पर भी मैच नहीं करता है, एंड वॉज इन बिटवीन द टू, जबकि उन दोनों के बीच का सा लगता है। ठीक है, जैसे द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। तो जो डॉग फ्लावर है उसमें जो फ्लावर का कलर है वो इनहेरिटेंस होता है। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए। इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग एंड रेड फ्लावरिंग एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें क्या हुआ था, रेड कलर का फ्लावर लिया था और वाइट कलर का फ्लावर लिया था। ठीक है, दोनों ट्रू थे, ठीक है, यानी कि होमोजाइगस थे। उनके बीच में जब क्रॉस कराया तो क्या मिला, हमें F1 जनरेशन में सारे के सारे हमें F1 जनरेशन जो मिली वो हमें कैसी मिली, पिंक फ्लावर की मिली। यानी कि उसमें ना तो एक भी पेरेंट रेड था और ना ही एक भी फ्लावर वाइट था, वो कैसा मिला, हमें पिंक मिला। ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जब F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया, यानी कि जो पिंक फ्लावर था जब हमने उसको दोबारा से सेल्फ क्रॉस कराया, देखो ये डॉग फ्लावर है हमारा, ये रेड था, ये वाइट था। जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो मान लो इसको रेड को हमने कैपिटल आर ले लिया, इसको हमने स्मॉल आर ले लिया। इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो हमें जो फ्लावर मिला वो कैसा मिला, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यानी कि पिंक कलर का फ्लावर मिला। ठीक है, जब इस आर और आर का, यानी कि जब इस आर और इस आर को सेल्फ पॉलिनेट कराया F1 जनरेशन के साथ, तो हमें जो F2 जनरेशन मिली वो कैसी मिली, प्योर रेड, हाइब्रिड रेड, हाइब्रिड रेड एंड प्योर वाइट। ठीक है, तो जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिला, दो हमें पिंक फ्लावर मिले। समझ में आ गया, ये पिंक ही तो थे। आर जो मिले थे इस वाली जनरेशन से हमें दो हमें पिंक मिले, एक प्योर रेड मिला और एक प्योर वाइट मिला। ठीक है, तो जो जीनोटाइपिक रेशो था एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वो बिल्कुल सेम ऐसा ही था जैसा कि मेंडेल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक्सपेक्ट किया था। लेकिन जो फिनोटाइप रेशो था वो चेंज हो गया था। वो क्या हो गया था, 3:1 से क्या हो गया था, डोमिनेंट रिसेसिव रेशो से क्या हो गया था, क्योंकि उसमें जो आर जो था वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था स्मॉल आर के ऊपर। ठीक है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं था। तो जो हमें दूसरा मिला वो हमें क्या मिला, कैपिटल आर एज स्मॉल आर पिंक की फॉर्म में मिला। ठीक है, ये देखो ये इसमें दिखाया हुआ है, ये पेरेंटल जनरेशन थी प्योर आर,
प्योर रेड, प्योर वाइट होमोजाइगस फॉर्म में हमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर का फ्लावर मिला। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो हमें क्या मिला, 1 रेड 1 वाइट एंड 2 पिंक फ्लावर्स। जो F2 जनरेशन थी, यानी कि जो जीनोटाइपिक रेशो था किसका, फिनोटाइपिक रेशो था किसका, मेंडेल ने जो प्रूव किया था कि उसमें 3 टॉल और 1 शॉर्ट रहता है, वो चेंज हो गया था। वो क्या हो गया था, 1:2:1 का हो गया था। ठीक है, अब बात आती है डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। तो डोमिनेंस क्या है, वाई आर सम एलीज डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। ये कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर करके बताइएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या है, क्यों कुछ एलीज डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें समझना होगा कि पहले एक जीन क्या है, व्हाट इज़ अ जीन डज। एवरी जीन, जैसे कि तुम सभी जानते हो, जो हर एक जीन है, ठीक है, उनमें एक पर्टिकुलर ट्रेट प्रेजेंट होता है जो किसी एक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो जो कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हर जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, किसके फॉर्म में, एलील्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये दोनों एलील्स आइडेंटिफाई नहीं होते, यानी कि सेम नहीं होते हैं, दैन इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। ठीक है, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगोन, you will read further on and undergone which modifies the information that particular allele contains। तो उनमें से एक जो होता है उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो मॉडिफाई, जो एलील में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कंटेन है वो मॉडिफाई हो जाती है थोड़ी सी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि कोई भी जीन है वो क्या करता है, कोई एंजाइम प्रोड्यूस करने की इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है, तो इस जीन की 2 कॉपीज़ हैं यहाँ पर एलिक, और वो दोनों एलिलिक फॉर्म में हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम जब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो या तो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा या लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करे, या तीसरी हो सकती है कि वो कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस ना करे। इस केस में अगर हम देखें कि इसका जो पहला केस है कि वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, तो जो एलील है वो मॉडिफाइड हो जाता है अनमॉडिफाइड एलील्स के इक्विवेलेंट में। ठीक, तो वो सेम फिनोटाइप को, यानी कि जो पहला एलील है, जो हमारा पहला केस है कि वो नॉर्मल, यानी कि जो कोई सबस्ट्रेट को वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसकी जो ज़रूरत है वो है या नहीं। ठीक है, तो जो पहला केस है उसमें जो एलील है वो मॉडिफाइड एलील के समान, यानी अनमॉडिफाइड एलील के समान ही रहता है। ठीक है, वो सेम फिनोटाइप या सेम ट्रेट को प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, जिसके सच इक्विवेलेंट एलील्स पेयर्स आर वेरी कॉमन। तो ये जो एलील्स के पेयर्स होते हैं ये बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन यदि कोई एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम को या कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो जो फिनोटाइप है वो अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो फिनोटाइप या ट्रेट है वो डिपेंड करेगा
जो अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शंस पर। जो अनमॉडिफाइड एलील है वो अपने ओरिजिनल फिनोटाइप को प्रेजेंट करेगा, डोमिनेंट एलील को, एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील। तो जो मॉडिफाइड एलील होता है वो कौन सा होता है, रिसेसिव एलील को ही मॉडिफाइड एलील में कन्वर्ट हो जाता है। Hence, in the example of the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. तो जो नॉन डोमिनेंट एलील है के शो होने पर, यानी कि रिप्रेजेंट होने पर, या तो एंजाइम बनता ही नहीं है, बने तो क्या होता है, या फिर वो कोई भी एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस किसे कहते हैं, कोडोमिनेंस में सह प्रभाविता, यानी कि जो दोनों जब एलील्स एक साथ अपने आप को डोमिनेट करते हैं। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो किस पर कर रहे थे कि जो जहाँ पर F1 जो जनरेशन थी उनमें से जो जीन था वो किसी एक पेरेंट से मिलता है, ठीक है, या उनके मध्य लक्षणों वाला होता है, यानी कि उनके बिटवीन ट्रेट्स वाला होता है। लेकिन इन केस ऑफ डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको ब्लड ग्रुप के ऊपर दे सकती हूँ, ठीक है। अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO। आप जानते हो कि ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड ग्रुप होता है वो A, B और O होता है, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल बाय द जीन I, और ये जो ABO ग्रुप है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जीन I के द्वारा, ठीक, जीन I के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल्स की, उसमें शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी जो सेल्स होती है, उसकी सेल्स से बाहर की तरफ बहुत सारे शुगर पॉलीमर्स निकले हुए होते हैं, और ये शुगर पॉलीमर्स जो होते हैं, ये जो शुगर की काइंड होती है, कंट्रोल की जाती है जीन के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो ब्लड का ग्रुप है वो किस तरीके का होगा, वो जीन I के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसके हमारे पास 3 एलील्स बन जाते हैं इस जीन से, IA, IB एंड IO, या इसको हम सिंपल I भी कह सकते हैं। तो जो IA और IB प्रोड्यूस करते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, लेकिन जो आपका जो ये IA और IB हैं वो डिफरेंट टाइप्स, बहुत हल्के डिफरेंट टाइप की शुगर्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो स्मॉल I होता है, यानी कि जो हमारा स्मॉल I है, आपने इसको 10th क्लास में IO के नाम से पढ़ा होगा, ठीक है। जो स्मॉल I है वो कोई भी शुगर पॉलीमर्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। ह्यूमंस क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं और हर पर्सन पजेस करता है किसी 3 में से किसी 2 जीन्स के एलील्स को। जिसमें से A और B जो होते हैं वो स्मॉल I के ऊपर डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। O जो होता है वो हमारा रिसेसिव होता है। बट जब IA और IB दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, अपने आप को, दोनों एलील्स अपने आप को शो करते हैं, तो दोनों अपने आप की शुगर्स को शो करते हैं, तो इसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, अगर उनमें बोथ A और B टाइप्स के शुगर्स हैं, ठीक है, तो 3 में से अगर 2 टाइप्स के शुगर्स उसमें प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, वो कोडोमिनेंस के लॉ को शो करेगा। लेकिन अगर 3 में से IA और I अगर प्रेजेंट होता है किसी की बॉडी के अंदर तो केवल A शो होगा, और IA, IB और स्मॉल I अगर प्रेजेंट होगा तो केवल B वाला एलील जो होगा वो अपने आप को शो करेगा, क्योंकि I तो कोई भी शुगर प्रोड्यूस करता ही नहीं है। I डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। आपने देखा इसमें I कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। IB जो करता है वो किसको करता है,
एंटीजन बी को प्रोड्यूस करता है, आई ए एंटीजन ए को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये देखिए इसमें दिखाएं आई ए और आई बी जो है वो कोडोमिनेंट हैं किसके ऊपर, डोमिनेंट ओवर आई के ऊपर। ए ग्रुप है तो उसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होंगे, आई ए हो सकता है या आई ए और स्मॉल आई हो सकता है। जो आई जो है स्मॉल आई जो है वो कोई भी एंटीजन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बी ग्रुप में आई बी या आई बी और स्मॉल आई हो सकता है, क्योंकि स्मॉल आई कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसमें बी जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ए बी ग्रुप में आई ए और आई बी होगा तो ये कोडोमिनेंस को शो करता है, क्योंकि दोनों एक साथ अपने आप को शो कर रहे हैं। ओ ग्रुप में स्मॉल आई ही होंगे। ठीक है, ये क्रॉस हैं ब्लड ग्रुप के कोडोमिनेंस उसमें लॉ में। ए इंटू ए है तो आई ए और आई ए से जो पॉसिबल फिनोटाइप बनेगा वो ए का बनेगा। आई ए इंटू आई ए और स्मॉल आई के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो एक ब्लड ग्रुप बनेगा, और दूसरा अगर हम तो हमें जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो कौन सा मिल सकता है, देखो आई ए, ठीक है, यहाँ भी आई ए, दूसरा आई ए और आई, यहाँ भी आई आ रहा है, लेकिन एक हमें किसका मिलेगा, जो स्मॉल आई का, जो कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसी तरह से बी में मिलेगा, ए बी होगा तो हमें ए बी ही मिलेगा, और अगर ओ होगा तो ओ में तो केवल एक ही चीज़ है, अगर स्मॉल आई होंगे, यानी कि आई वाला एंटीजन होगा जो कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता है, उसी में हमको ओ ग्रुप मिल सकता है। ए बी ओ ग्रुप जो होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, उनमें मल्टीपल एलील्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये गुड एग्जांपल्स हो सकता है मल्टीपल एलील्स का। जो 3 एलील्स हैं वो सेम कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, जो तीनों एलील्स हैं वो एक सेम ही कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जो इंडिविजुअल है उनमें कोई भी 2 एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। मल्टीपल एलील्स जो होते हैं वो जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तब वो हमें मिल सकते हैं। ठीक है, सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। तो जो सिंगल जीन प्रोडक्ट होता है वो एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि स्टार्च सिंथेसाइज पी सीड में स्टार्च का सिंथेसाइजेशन होता है, जो कि 1 जीन की तरह कंट्रोल किया जाता है, जिसमें 2 एलील्स होते हैं, बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। तो स्टार्च जो सिंथेसाइज किया जाए इफेक्टिवली वो कैपिटल बी के साथ साथ किसके उसमें भी किया जा रहा है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, उसके द्वारा भी किया जा रहा है। होमोजाइगोट में जो स्टार्च सिंथेसिस की एफिशिएंसी जो होगी वो कम हो जाएगी और सीड जो होंगे वो रिंकल्ड हो जाएंगे। हेट्रोजाइगोट में मैंने अभी आपको बताया था कैपिटल बी और स्मॉल बी हो रहा है तो राउंड सीड बनेंगे और इंटरमीडिएट साइज होगा उनका। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इनहेरिटेंस ऑफ लॉ जीन। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आई होप आप सब समझ गए होंगे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में हमारे पास 2 लॉज आए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमारे पास 2 टाइप्स 2 लॉ और आए थे, 2 सब डिवीज़न आए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस
जिसमें कि डोमिनेंस जो होती है वो पूरी तरह से अपने आप को शो नहीं कर पाता है पेरेंट। और सेकंड आया था कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों एलील्स अपने आप को शो कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। कंटिन्यूअस watch my videos to understand the topics. Thank you so much.